अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा जनाब, आज की सुबह का आगाज़, आपकी जो सुबह है उसका आगाज़ कैसे हुआ है? लेकिन मेरी सुबह का आगाज़ जो है वो ज़बरदस्त जो है वो चाय के साथ हुआ है। अच्छा जी, सुबह के टाइम पर चाय पीना जो है ना, आपको इतना रिफ़्रेशिंग कर देता है कि इस चाय का मज़ा या तो सुबह के टाइम है या फिर शाम में, जब आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हों और चाय पी रहे हों, तो इसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। और साथ साथ अगर वीकेंड भी हो तो फिर वीकेंड्स वाइब भी आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जनाब, आज आपने बिल्कुल वही सारी चीज़ें करनी है, जल्दी जल्दी अपना काम रैप अप कर लेना है। जिन लोगों की छुट्टी जल्दी हो जाती है वो अपने घरों पर जल्दी जल्दी जाएं और अपने जो मंडे का काम है वो निपटा लें, ताकि वो अपना वीकेंड जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। वीकेंड पे वो सारे वो पेंडिंग काम कर सकें जो कि वो नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अब कुछ हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो महीना, ये जो मंथ है, ये अगस्त का मंथ है। और आपको पता है कि जैसे ही अगस्त शुरू होता है तो एक इस तरह की वाइब्स शुरू हो जाती हैं, इस तरह की फीलिंग्स शुरू हो जाती हैं कि एक ख़ुद ब खुद एक माहौल होता है जिसके अंदर आप रह रहे होते हैं अपने वतन में, अपने मुल्क में। और आपको पता होता है कि ये जो महीना है, ये महीना आज़ादी का महीना है। ये अब जो दिन आने वाला है, ये जो 14 अगस्त आने वाली है, ये वो दिन होगा जिस दिन हम अपनी जश्न आज़ादी मनाएंगे और जोश खरोश से मनाएंगे। लेकिन अब ये जो अगस्त है ना, ये जो 1 अगस्त से अब ये जो पूरा ओवरऑल 14 डेज़ होंगे, ये डेफ़िनेटली हर शख्स जो है वो अपने घर में कुछ ना कुछ स्पेशल कर रहा है और सबके अपने अपने प्लान्स हैं। और अभी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो आप देखेंगे कि सड़कें, गली मोहल्ले ये सब सजना शुरू हो जाएंगे। और ये सब इस वजह से है कि आप जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, और बहुत अरसे से इंडिया जिस तरीके से हमें धमकियां लगा रहा था, जिस तरीके से इंडिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था, वहीं पाकिस्तान ने एक करारा जवाब दिया और पूरी दुनिया में इंडिया को मुंह दिखाने की जो है ना वो कोई जगह ही नहीं छुप रही, कि मुंह दिखाने की कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ पे जाके वो अपनी मुंह छुपा लें। फेस सेविंग के लिए उनको कुछ नहीं मिल रहा। इनफैक्ट उनके अपने लोग जो हैं वो भी उनको अब नहीं छोड़ रहे हैं। तो जितनी खुशी मनाई जाए उतनी कम है, जितने जश्न का इजहार किया जाए उतना कम है। मुल्क से मोहब्बत करें, मुल्क से प्यार करें। और ये जो जश्न आज़ादी है, इसको जिस तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके क्या क्या प्लान्स हैं, ये ज़रूर आप हमारे साथ में शेयर करें और बताएं कि आपके क्या क्या प्लान्स हैं और आप किस तरीके से जो है ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और क्या क्या आप लोगों ने जो है वो तैयारियाँ कर ली हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी कुछ बात करते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। और इससे पहले भी, इससे कबल भी जो है हमने देखा था कि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए थे। ख़ासकर कराची में जो है बहुत ज़्यादा हुए थे। अच्छा, ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो 5.4 रिकॉर्ड की गई है, जबकि इसकी गहराई 122 किलोमीटर और मरकज़ को हिंदुकश था। ज़लज़ले का मरकज़ बाजोर से 102 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड किया गया था। अच्छा, ज़लज़ले के जो झटके थे वो लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, हरीपुर, एबटाबाद, चारसदा, स्वात, मंगोरा और हज़ारा डिवीज़न, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों, आज़ाद कश्मीर के इलाकों जो है वो चनारी और दीगर इलाकों में महसूस किए गए थे। तो ये तो जनाब ये ख़बर है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की ज़लज़ले के झटकों से रिलेटेड। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं कम शुगर के हामिल जो है ना अफराद के लिए 8 फल ऐसे कौन से हैं जो कि शुगर के मरीज़ जो है वो खा सकते हैं। शुगर के हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, शुगर की बहुत सारी जो है वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये कौन से 8 फल हैं जो कि शुगर के मरीज़ खा सकते हैं, ये इससे पहले भी आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ब्लैकबेरी है, इसके अलावा ये कीवी है एंड अनानास है, और उसके अलावा जो है वो तरबूज है जो कि आप खा सकते हैं। अच्छा, कम शुगर के हामिल 8 फल जिनमें ये कम जो है ना वो शुगर होती है, लो शुगर होती है। अच्छा, अब क्या है कि खुशकिस्मती से कुछ फल ऐसे भी हैं जो न सिर्फ जायकेदार होते हैं बल्कि शुगर में भी कम होते हैं और ज़ियाबतीस के मरीज़ एतदाल के साथ उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को सीवियर शुगर है वो ये फल ना खाएं, लेकिन जो अपनी शुगर जो है, जिनकी शुगर बैलेंस रहती है, जो बैलेंस डाइट खाते हैं, हर वक्त अपनी शुगर चेक करते रहते हैं, शुगर लेवल जो है वो चेक करते रहते हैं, वो ये कर सकते हैं कि ये ब्लैकबेरी खा लें। इसके अलावा कीवी और फिर आड़ू है, अनानास है और फिर ये तरबूज़ है जो कि आप खा सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि पैदाइश के वक्त जो है वो हज़ारों बच्चों में ख़तरनाक वायरस की मौजूदगी और फिर जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो का जो एक केस है
वो भी रिपोर्ट हुआ है और महकमा जेल सिंध में भर्तियों का जो है इस हवाले से ऐलान किया गया है। तो ये कुछ खबरें हैं और ये मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और ये है जी कि पैदाइश के वक्त हज़ारों बच्चों में ख़तरनाक वायरस की मौजूदगी का जो है वो इंकशाफ हुआ है। अच्छा जी, ये जो बच्चों में वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, ये जिस तरह से रिसर्च हर साल चेंज होती है, हर साल जो है न्यू बॉर्न्स के हवाले से जो रिसर्च आ रही होती है वो हम आपके साथ में शेयर कर रहे होते हैं। तो जी हर साल हज़ारों बच्चे ऐसे वायरस के साथ पैदा होते हैं जिनमें हेपेटाइटिस सी होता है और वो उनका सबब बन जाता है। और बच्चों की जो बड़ी तादाद है वो 5 बरस की उम्र तक इस इन्फेक्शन से मुतासर रह सकते हैं। हर साल तकरीबन 74,000 बच्चे हेपेटाइटिस सी का सबब बनने वाले वायरस के साथ पैदा होते हैं और इनमें 23,000 से ज़्यादा में 5 बरस की उम्र तक ये इन्फेक्शन हो सकता है। ये वायरस दौरान हमल या बच्चे की पैदाइश के वक्त माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। अच्छा जी, लेकिन मुतादिद ख़वातीन खुद के मुतासर होने से मुतालिक लाइल्म होती हैं। खुद माँ के अंदर भी जो है ये हेपेटाइटिस होता है और ये हिडन होता है और इसका टेस्ट ना करवाया जाए तो ये पता नहीं चल पाता। अच्छा, इसके अलावा ये भी एक है कि वायरस का टेस्ट ना होने का जो सबसे ज़्यादा वजह है वो बनता है जिसका बहुत से जो है वो केसेस में इलाज किया जा सकता है। अगर आप बर वक्त अपने जो टेस्ट हैं वो करवा लें तो इसका इलाज जो है वो बर वक्त मुमकिन है। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि पोलियो जो ये एक इस तरह का वायरस है, इसका एक केस रिपोर्ट हुआ है और ये केस रिपोर्ट हुआ है खैबर पख्तूनख्वा से। जुनूबी खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ है। ज़िले टांग जुनूबी खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो का नया केस। कौमी इदारा सेहत की पोलियो लेबॉर्ट्री के मुताबिक ये केस 10 माह के बच्चे में रिपोर्ट हुआ है, जिसके बाद रवा साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद जो है वो 18 हो गई है। नेशनल EOC का कहना है कि वैक्सीन से महरूम हर बच्चा पोलियो वायरस के निशाने पर है और पोलियो से बचाव का वाहिद मौसर हल बार बार पोलियो वैक्सीन देना है। अच्छा, इसके अलावा जो है नेशनल ECO ने मज़ीद बताया कि पोलियो के ख़ात्मे के लिए जुनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ है और यही वजह है कि जुनूबी खैबर पख्तूनख्वा के लिए नया एक्शन प्लान जो है वो किया जा रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि जो महकमा जेल सिंध में 6,000 अफसरान एहलकार जो है वो भर्ती करने का फ़ैसला कर लिया गया है। अच्छा जी, अब ये खबर कुछ इसी तरीके से है कि महकमा जेल के मुताबिक इस वक्त सिंध के जेलों में 25,500 से ज़ायद कैदी मौजूद होने के बाइस भर्तियों का जो फ़ैसला है वो किया गया है। कानून के मुताबिक 13,000 कैदियों पर 4,000 नफरी मुकर्रर की जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है वो कायम करने का भी फ़ैसला कर लिया गया है। कैदियों की जो बॉडी सर्च है उसके लिए भी स्कैनर्स वहाँ पर लगाए गए हैं। इस किस्म की सिक्योरिटी की जाएगी, कैदियों की चेकिंग की जाएगी, जो उनके अटेंडेंट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनकी जो मुलाकाती होते हैं उनके लिए भी जो है वो मुकम्मल अब सहूलियात दी जाएंगी। इसके अलावा AC हॉल जो है वो वहाँ पर कायम करने का फ़ैसला किया गया है। महकमा जेल्स में ट्रांसपोर्ट के बहरान को ख़त्म करने के लिए 80 पुलिस मोबाइल्स और 40 एम्बुलेंसेस ख़रीदने का भी अब फैसला किया गया है। ये जेल रिफॉर्म्स हैं, बेसिकली जेल में जो जो सहूलतें नहीं हैं वो तमाम तर सहूलतें जो हैं वो दी जाएंगी। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं एक और ख़बर। और ख़बर जो है वो कुछ इस तरीके से है, इट्स अबाउट मौसम। अच्छा, जो मौसम की सूरत हाल है वो ये है जनाब कि मौसम जो है शहर कायद का वो है सुहाना। और इस सुहाने मौसम में जो है जितने भी लोग हैं, स्पेशली सैटरडे वाले दिन, उनकी कोशिश ये होती है कि बारिश हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वो घरों में रहें, एंजॉय करें और फिर शाम को जाके डिनर करें। तो जी शहर कायद का जो मौसम है वो कुछ इस तरह से है कि शहर कायद में बादलों के डेरे हैं, मतलब जो है वो मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। शहर कायद में आज बूंदाबांदी का भी इम्कान है। शहर कायद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 21 से 33 सेंटीग्रेड है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम शेयर करते हैं कि आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा। 10 बजे मौसम कैसा रहेगा, 11 बजे जो मौसम है वो कैसा रहेगा, तो ये आपके साथ में हम शेयर कर लेते हैं। और शहर कायद का जो मौसम है वो रहेगा 30 सेंटीग्रेड 10 बजे। इसके अलावा 11 बजे जो है वो 30 सेंटीग्रेड रहेगा, 12 बजे जो है वो 31 सेंटीग्रेड रहेगा और फिर उसके बाद 1 बजे जो है वो 31 सेंटीग्रेड रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में करेंसी रेट्स जो हैं वो शेयर कर लेते हैं। और करेंसी की जो रेट्स हैं वो क्या हैं, हेयर वी गो नाउ। ये करेंसी रेट्स जो है वो क्या हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है उसकी स्टैटिक प्राइस क्या है और कैनेडियन डॉलर जो है उसकी स्टैटिक प्राइस क्या है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 187 पर है, कैनेडियन डॉलर 209 पर है, यूरो जो है वो 325 पर है, कुवैती दिनार जो है वो 931 पर है। इसके अलावा UK पाउंड जो है वो 376 पर है, फिर सऊदी रियाल जो है वो 76 पर है, स्विस फ्रैंक जो है वो 349 पर है और US डॉलर जो है वो 285 पर
है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज जो हियरिंग्स हैं वो क्या हैं। तो सिंध हाई कोर्ट, इट्स ऑल अबाउट टुडेज हियरिंग्स। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी ख्वाजा शम्सुल इस्लाम एडवोकेट के कत्ल की मजम्मत। अच्छा जी, कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी कातलों को गिरफ्तार करें। हाई कोर्ट बार ख्वाजा शम्स इस्लाम बड़े केसेस में वकालत करते थे। गैर कानूनी तामीरात, ज़मीनों के तनाज़ात केसेस की पैरवी कर रहे थे। मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत, नैब करप्शन केसेस की पैरवी करते थे। अच्छा जी, ये जी खबर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में शेयर करते हैं दाल माश के प्राइस। जो दाल माश के प्राइस हैं वो क्या हैं जी, वो हैं 405। यस, तो आपने ग्रॉसरी करनी होगी तो ये प्राइस आप सुनते हुए जाएं। दाल माश के प्राइस है 405, फिर रिटेल प्राइस है 425, फिर होलसेल प्राइस जो है वो 310 है, फिर उसके अलावा जो है रिटेल प्राइस 325 है, फिर मसूर की दाल जो है वो 250 है, दाल चना जो है उसकी होलसेल प्राइस 340 है, फिर उसके बाद जो रिटेल प्राइस है वो 355 है, फिर काबली चना जो है उसकी होलसेल प्राइस 310 है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में सोने की जो कीमतें हैं वो शेयर करते हैं कि सोने की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं। तो सोने की जो कीमत में है वो मामूली कमी हुई है। चलिए जी, अच्छी बात है ये। आलमी मार्केट में सोना $1 कमी से $3,302 फ़ी ऑन्स पर आ गया, जबकि मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना ₹100 कम होकर 3,52,900 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना ₹86 कमी से 3,02,555 पर आ गया, जबकि 1 तोला चांदी 3,900 रुपये पर बरकरार है। तो ये तो जी प्राइस हमने आपके साथ में शेयर किए ताकि आप जो है अपडेटेड रह सके और आपको पता हो कि आप सोना ख़रीदने जाएं या बेचने जाएं तो आपके पास जो है वो प्राइसेस हों। अच्छा जनाब, शो में यह वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हमें ज्वाइन करेंगे हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे करस्पॉन्डेंट्स ने और इस वक्त हमारे साथ हैं आज़ाद भाई, हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट, और हमारे साथ हैं हमारे खुर्शीद रहमानी भाई जो कि हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट है। अच्छा जनाब, मौसम की ना इन लोगों से सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि ये जो मौसम है ये बड़ा औसम है और ऊपर से भाई वीकेंड वाइब है, सैटरडे का दिन है, तो कुछ ये भी पूछेंगे कि लोग कहाँ जा सकते हैं घूमने घुमाने के लिए। और अभी जो मौसम जिस तरीके से है तो ये मौसम अभी तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन सितंबर में यूजुअली बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कराची के लोग स्पेशली, एक तो अगस्त है, खुशी भी डबल है, दूसरा मौसम बड़ा अच्छा है, और तीसरा कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। थोड़ी सी आज़ाद भाई से पूछते हैं। आज़ाद भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। आप ठीक हैं? सब बिल्कुल ठीक ठाक। आज़ाद भाई, एक तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, ऊपर से सैटरडे वीकेंड वाइब्स हैं। अच्छा, कराची के अवाम के लिए हम हमेशा हर सैटरडे को जो है वो अपने करस्पॉन्डेंट से पूछते हैं कि भाई आप सजेस्ट करें, आप लोगों को बताएं कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कराची के अवाम जो है वो घूमने जा सकते हैं। अगस्त, फिर इतना ज़बरदस्त मौसम, खुशी डबल, और उसके बाद फिर आप घूमने फिरने के लिए कहाँ जा सकते हैं? बिल्कुल, मौसम तो अच्छा है, लेकिन हाँ। शिकवा ये है कि महकमा मौसमियात की जो दावत है, कराची में बारिशें होने वाली है, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होने वाली, लेकिन वो दावे पता नहीं कहाँ चले गए। बारिशें दावे पता नहीं कहाँ चले गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मौसमियात का जो कैलेंडर बना हुआ है उसमें जो जहाँ सर्च कर देख के थे यहाँ पर मौसमी हालात ये हैं, तो वहाँ पेंसिल तक निशान तो लग गए लेकिन बारिशें नहीं हुई। लेकिन ख़ासतौर देखा जाए इस वक्त जो मौसम है, अल्लाह पाक ने जो हमें एक नेमत बख्शी है, उस लिहाज से देखा जाए तो कराची में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मुकामात हैं जो हम तफरीह सयाह के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिन 2 दिन कबल मैं एक सोशल मीडिया पर देख रहा था, वीडियो क्लिप चल रही थी जिसमें खासतौर पर KMC के हवाले से कि उन्होंने मेयर कराची ने दावा किया है कि उन्होंने हट्स बनाए हैं हक्स बे पर, बड़े जदीद किस्म के थे बाज़ार उस वीडियो के मुताबिक, लेकिन शहरी वहाँ पर जाकर देखें तो वाकई हट्स इस तरह के हैं या नहीं है, क्योंकि शहरी साहिल समंदर का रुख करते हैं, लेकिन जो हक्स बे की तरफ है या मुख्तलिफ जो साहिल के पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी जाकर देखें। साहिल इंतहाई हमारा अहमियत का हामिल भी है, ख़ासतौर पर कराची के शहरियों के लिए। बाकी मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, लेकिन हम जो है खुद साहिल पर जाकर तफरी जो है के लिए जाने गवारा नहीं करते हैं, इसलिए साहिल इस वक्त अहम पॉइंट्स है। इसके साथ साथ हमारे मुख्तलिफ पॉइंट्स मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। किंजर झील हम एहतियात बरतें, जहाँ पर तफरी के मुकामात पर जाएँ हम कोशिश करें वहाँ पर एहतियात बरतें। देखिए अभी सोशल मीडिया पर या मीडिया पर कुछ जो नारायण कागान की वीडियो वायरल हो रही है, बसें कल्टी हो रही है, कारें कल्टी हो रही है, पानी के अंदर जो है बसें चल रही है, जो है कारें कल्टी हो रही है, लेकिन एहतियात तमाम ज़रूरी है। जब आपको पता है कि वहाँ पर हम जब गलत हरकत जो अमल करेंगे तो उसका नतीजा गलत निकलेगा, इसलिए बेहतर ये है कि हम जहाँ पर भी सियाती मराकज़ पर जाएँ तो एहतियात बरतना तमाम ज़रूरी है। एहतियात बरतना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। अच्छा चलिए जी, नारायण और कागान इन सब जगहों पर जाने के लिए तो डेफिनेटली ये जगहें बड़ी खूबसूरत हैं
बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन इन सब जगहों पर जाने के लिए ना जब आपको कहा जाए तो आप चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि जो सिचुएशन है लैंडस्लाइडिंग के दिनों में आप ना जाएं। बाकी खूबसूरत मनाजिर हम आपको हमारी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि क्या ज़बरदस्त पाकिस्तान है हमारा। अच्छा खुर्शीद भाई, अब कराची हाइट्स कहाँ घूमने जाएँ? अभी जैसे आसाद भाई ने कहा कि भाई ठीक है कि चले जी CBO चले जाते हैं, एक तरीके से आवाम की पहुंच में है वो, लेकिन मसला ये वहाँ पर इतना सारा कुछ हो रहा होता है, इतना वहाँ पे और इतनी मिसमैनेजमेंट, फैमिली के साथ लोग जा नहीं पाते। जल्दी से सजेस्ट करें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि इतने अच्छे मौसम में कहाँ घूमने जाया जा सकता है? इतना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक तो कराची का मौसम बहुत सुहाना है। हाँ। और इसमें सबसे पहले तो आप ये करेंगे सुबह सुबह उठ के वॉक करें। हाँ। और गर्मा गर्म जलेबी बनवाएं। हाँ। और इसके अलावा सूजी का हलवा बनवाएं, मुगड्डी हलवा अरे वाह, देखिए जी घर बैठे जो है जबरदस्त चीजें बता दी खुर्शीद भाई ने। घर वालों के साथ भी एंजॉय करें। और बहुत ज्यादा मन चाहे तो बंस रोड की तरफ रुख कर लें। हाँ। वहाँ पर कचौरियाँ, पकौड़े, समोसे थोड़े से अच्छे वो मिल जाते हैं, और गर्मा गर्म उसको भी एंजॉय करें। उसके अलावा कराची हाइट जो लोग हैं वो करीबी जो तफरीह मकाम है उसके अलावा ये कर सकते हैं कि किमाड़ी जाएं। और किमाड़ी अपनी बोट लें, बोट लेके जो है वो उसको फैमिली में बिठाएं और फिर चले जाएं मनोड़ा के साहिल पे। सही, बिल्कुल। मनोड़ा का साहिल ऐसा लगेगा आपको जैसे आप कोई अरब अमारात का कोई साहिल है, दुबई का बीच है। बिल्कुल, क्योंकि वो सफाई के लिहाज से भी बहुत साहिल अच्छा है और महफूज भी है। क्योंकि सामने ही नेवल हेडक्वार्टर भी है, तो इस तरह के जो नौजवान हैं वो वहाँ जाने से गुरेज करते हैं क्योंकि अच्छी पिटाई हो सकती है वहाँ पे अगर चलो जी, तफरीह की बात हो रही है। अच्छा मजे की बात है, इस वक्त हुकूमत सिंध ने मोर का हक जो जश्न आज़ादी की मार्का है इसमें बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने सियाती मुख्तलिफ पूरे सूबे भर के जो सियासत हैं वहाँ पर फीस माफ़ कर दी है मुकम्मल तौर पर। अच्छा आप बम्बोर चले जाए, बम्बोर बिल्कुल करीब है, बम्बोर चले जाए, वहाँ तारीखी वहाँ एक कोई वक्त था, वक्त के बाद ससुई पुनू का दास्तान से लेकर वहाँ चले जाएँ, वहाँ हम तारीख ढूंढें, हमारी तारीख क्या है, वहाँ पर चले जाएँ। अच्छा मज़े की बात ये इस वक्त नंगर परकर कारूंजर पहाड़ बिल्कुल इतना दूर नहीं है। हम जाते नारायण कागर क्यों जाएं, हमारे पास अपने पास कुदरत की नेमतें मौजूद है, यहाँ से निकले ठट्टा चला जाए, ठट्टा से बदीन से बड़ा खूबसूरत है, सब जगह जाएं घूमने फिरने। कारूंजर पहाड़ वहाँ पर जाएं, वहाँ पर एक कुदरत का निज़ाम ऐसा है अवाली दौर के, मतलब पुराने दौर के, हमारे अब्बा अजदाद ने देखे उस दौर से पहले के वहाँ पर अच्छा एक जगह पर मंदिर भी है, वहाँ पर मस्जिद भी है। वहाँ पर हर धर्म जो है मजहबी उनके अवतार जो उनके सिलसिले में उनके तमाम तर जो वहाँ पर चीज़ें मौजूद है। वहाँ पर चाहे तारीख देखें हम कहाँ दुनिया कहाँ पहुँचे, हम कहाँ पर है, लेकिन हम अपनी तारीख को भूल चुके हैं। वहाँ पर एक पता चला हम यहाँ टारगेट किलिंग हो गई, कचरा हो गया, हम इनसे बाहर ज़रा निकले तो हम जाकर देखिए कारूंजर पहाड़ इतना दूर नहीं है। यहाँ से 1 घंटा ठट्टे का सफ़र है, 1 घंटा बदीन का, 1 घंटा थरपर का, 3 घंटों का सफ़र है। 3 घंटों में आप जाकर देखिए, गड्डी बिट जाकर देखिए, मिट्टी शहर के अंदर है, मिट्टी शहर से आपको नजर आएगा जैसे इस्लामाबाद से नजर आ रहा है। लेकिन हम तफरी के मुकामात इस वक्त सिंध हुकूमत ने मोर का हक जो मुहिम चलाई है, इस मुहिम के सिलसिले में हम उसका फ़ायदा उठाएं। और मज़े की बात यह है महकमा सकाफत की जानब से कराची से खोखरो पार जो बार्डर है हमारा, वहाँ तक 0 पॉइंट तक सफारी ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। उस ट्रेन में सफ़र करके वहाँ पर जाए, पर्ची दी वेरी है, जालू है, छोर है, न्यू छोर है, हमारे पुराने जो स्टेशन हैं वहाँ पर खोखरो पार क्या 0 पॉइंट का, 0 पॉइंट का, जहाँ से हम खुद जो राजस्थान से यहाँ आए तो हमारा राजस्थान वहाँ कैसा है, सारे मनाज़र वहाँ दिखाई देंगे। सही, तो सारे मनाजिर जो हैं वहाँ पर दिखाई देंगे जी। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं, और अगली खबर जो है वो भी बड़ी पॉजिटिव है और बहुत अच्छी है। इट्स अबाउट नवाब शाह। अच्छा जी, नवाब शाह में सैलाब मुतासरीन में मालकाना हुकूकी असनाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए जो है वो आसफा भुट्टो का कहना था कि सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर जो हैं वो बन रहे हैं। जबकि खातून अव्वल ने कहा कि इस स्कीम की ख़ास बात यह है कि हर घर की ज़मीन घर की खातून के नाम है, और ये सब कुछ जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सोच की वजह से मुमकिन हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़मीन, घर और इज़्ज़त के वादे को बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो पूरा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी जो प्रोजेक्ट इन्होंने कहा है कि भाई जो 21 लाख घर हैं अब वो दिए जाएंगे और ख़वातीन के नाम ही हों? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत के 2 मनसूबे, एक बेनज़ीर हाउसिंग सेल भी है और सैलाब मुतासरीन जो 2022 के थे, उनमें ख़ासतौर पर ख़वातीन के नाम पर जो है घरों की तकसीम की जा रही, घर बनाकर दिए जा रहे हैं। उसमें बिल्कुल इसको शफाफियत बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया। मेरे गाँव में 4 ऐसे ख़ानदान हैं जिनके घर बन रहे हैं, खासतौर वो ख़वातीन के नाम से बन रहे हैं। लेकिन उनमें यह है कि जो घर दिया जाएगा अलर्ट के खातून के नाम से अलर्ट होगा,
ताकि उसमें जो प्रॉपर्टी जो मामला होते हैं घरों में वो ना हो, वो दी यार। उसमें ख़ासतौर पर जो सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ NGOs के साथ मुआहदा किया है, गैर सरकारी तंजीमों के साथ, उनके साथ मुआहदा इस तरह किया है कि जब घर किस्त के तहत पैसे दिए जाएंगे, आपको इतने पैसे 80,000 रुपये दे दिए, आपने घर कितना बना दिया, वाकई चेक करेंगे, हाँ बाकी बिल्कुल उन्होंने 80,000 रुपये मालिक मकान को दिए हैं, 80,000 रुपये से इतना घर बना दिया है, नक्शा उनका है, लेकिन घर बनाएगा मालिक मकान खुद बनवाएगी, उसी पैसों में जो सरकार पैसे पे करेगी। उसके बाद में दूसरी किस्त जारी करेंगे, अच्छा मालिक मकान जो घर उसको आगे बढ़ाएगा, उसको काम पूरा करवाएगा, उसके बाद मुकम्मल होने के बाद में मुकम्मल रकम उसको अदा की जाए, ताकि ऐसे ना हो सिंध हुकूमत किसी को पैसे भी दे, घर भी ना बने, वजूद भी ना हो। इस तरह नक्शा शेप सिंध हुकूमत ने उनको बना कर दिया है। उसके बाद में मालिक मकान खुद जो उनको NGOs पैसे पे करेगी, उसका जो चेक एंड बैलेंस है वो NGOs के हवाले। उसके बाद सिंध हुकूमत की निगरानी, जिसमें खासतौर पर खालिद महमूद शेख साहब इसके जो चेयरमैन हैं इस मनसूबे के, वो काम कर, साहब सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, महकमा अमल दरामद के अच्छे अफसर हैं, बिल्कुल अच्छा काम हो रहा है। लेकिन सिंध हुकूमत को जो खासतौर बेनज़ीर हाउसिंग सेल जो मनसूबा है, इसमें कई मामला जो ताख़ीर का शिकार है, क्योंकि यहाँ पर जो अफसरान तैनात किए गए हैं, वो डेपुटेशन पर तैनात किए मुख्तलिफ महकमों के, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ कमाने के लिए वहाँ पर आए हैं। बाकी जो खालिद महमूद शेख जो उस वक्त जैसे मनसूबे के चेयरमैन हैं, वहाँ पर काम अच्छे हो रहे हैं। लेकिन बेनज़ीर हाउसिंग सेल मुबीना तौर पर मेगा करप्शन होने जा रही है, सिंध हुकूमत इस मामले का नोटिस ले। 2 मनसूबे हैं, बेनज़ीर हाउसिंग सेल अलग है, सैलाब मुतासरीन जो है उनकी बहाली का मनसूबा अलग है, वो मनसूबा ठीक काम कर रहा है, लेकिन बेनज़ीर हाउसिंग सेल मनसूबा मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। उस पर सिंध हुकूमत को मैं निशानदेही करना चाहता हूँ, तो उस पर नोटिस लिया जाए। लेकिन बाकी जो घरों की तमीर है या घरों को फराहमी का मामला जो सिंध हुकूमत कर रही है, ये न सिर्फ नवाब शाह में है, सूबे भर में जहाँ पर सैलाब जो मुतासर हुए थे उनकी बहाली के लिए, उनको आबाद करने के लिए मनसूबा अच्छा, ताकि जो बेघर हो चुके थे अफराद उनको घर देकर मालिक मकान बनाया जा रहा है। सही, ये न्यूज़ तो है। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने जो SRSO एक तंजीम है सरसों, उसके तहत भी जो सैलाब मुतासरीन है, बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम अलग है, लेकिन जो सैलाब मुतासरीन के लिए 35,000 घर बनाकर जो है वो देने का आज़म किया है। इसके अलावा सिंध भर में वो उनका मकसद ये है कि जो गरीब ख़वातीन हैं उनको एम्पावर करना है, और जो माशी तौर पर कमज़ोर हैं उनको मुस्तहकम करना है। तो 15 लाख तक वो कर्ज़ दे रहे हैं, और उसमें से एक खातून की मैं मिसाल दूं, महनाज महर, इनकम प्रोग्राम महनाज महर नाम है उसका। अच्छा। तो सक्कर के करीब हाईवे पर उसने अपना एक छोटा सा होटल खोल लिया है, और वहाँ पर उसका शौहर, उसका बेटा वहाँ पर वो अच्छा अपना रोज़गार चला रहे हैं, और हर चीज़ फ्रेश है, होममेड है इनकी। तो एक वक्त उसका ये कहना है कि एक वक्त ये था कि मेरे पास 400 रुपये नहीं थे, मेरा एक बेटा इंतकाल कर गया था, डॉक्टर की फ़ीस नहीं थी मेरे पास। अच्छा। तो आज वो इस मकाम पर है कि उसने SRSO के तहत ही मैट्रिक किया है, मैट्रिक करने के बाद उसने अपना एक होटल खोल लिया है, और उस होटल से वो अच्छी आमदनी कमा रही है। देखिए, ये एक एम्पावर करने का, ख़वातीन को एम्पावर करने का एक बड़ा पॉजिटिव मंसूबा है, जिसको मैं पर्सनली ज़ाती तौर पर उसको तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ख़वातीन की फलाह बहबूद पर इतना अच्छा मंसूबा डिज़ाइन किया। और इसी तरह सिंध भर में ऐसी तमाम वो ख़वातीन जो मुफलिस हैं और गरीब हैं, वो नाख्वानदा नहीं है, तो उनको ख्वानदा करने का प्लान भी है उनका, और उनको मुआशी तौर पर स्टेबल करने का भी एक प्लान है। 35,000 घर जो है वो उन तमाम लोगों को देंगे जो सैलाब से मुतासरा हुए थे, उनको मालिकाना हुकूक पर देंगे। तो ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव तो है बिलाल भुट्टो जरदारी का। जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि उस जो हाउसिंग स्कीम है उसमें मुबैना तौर पर करप्शन हो सकती है और हो सकती होगी, क्योंकि इन्होंने इसको बगौर जायज़ा लिया होगा। तो अकाउंटेबिलिटी जो है ना सबा, उसमें बहुत ज़रूरी है। सही, अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। चले जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं कि जुलाई में दहशतगर्द हमलों में मामूली जो है वो इजाफा हुआ, ये जो थिंक टैंक है उसके मुताबिक। अच्छा जी, थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की जानिब से जारी की गई ताज़ा तरीन माहाना सिक्योरिटी रिपोर्ट में बताया गया है कि जून में मुल्क भर में दहशतगर्दी के कुल 78 हमले किए गए, जिनके नतीजे में कम से कम 100 अफराद की अमवात हुई, जिनमें 53 सिक्योरिटी एहलकार और 39 शहरी जो है वो शहीद हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हमलों में 189 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 126 सिक्योरिटी एहलकार और 63 शहरी जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा जी, ये थिंक टैंक की रिपोर्ट है और जुलाई में दहशतगर्द हमलों में जो है मामूली इजाफा हुआ है। जी आज़ाद। थिंक टैंक ने हम रिपोर्ट जारी तो कर दी है, लेकिन हमले क्यों हुए, किस तरह हुए, किसने करवाए, इनके पीछे कौन था, उनका तय्युन इस रिपोर्ट में नहीं है।
मेरे ख्याल जो आपने इंट्रो में कहा है। जी जी। लेकिन मामला ये है कि हमारे पास दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, अलर्ट जारी होते हैं। हाँ। क्या आज जो है गवर्नर हाउस को खतरा है, सीएम हाउस को खतरा है, सन सेक्रेटरी को खतरा है, केपीओ को खतरा है, उसको खतरा है। हाँ। अलर्ट जारी होते हैं, लेकिन हमारे पास प्लानिंग क्यों नहीं इस अलर्ट जारी होने से पहले जो हम इस मामला को रोकें, इनको रोकथाम के लिए क्या इकदाम करें। हमारे जो बॉर्डरों की जो सूरत है, खासतौर पर सिंध बलोचिस्तान या जो भी एक्सपायर्ड बॉर्डर है, उनकी जो सूरत है उन पर हमें सिक्योरिटी के जो उमूर है उन पर नज़रसानी क्यों नहीं करते, उन पर क्यों नहीं सोचते हैं। अब एक मिसाल आपको दूँ, मेरी बीट है सिंध सेक्रेटरीट। सिंध सेक्रेटरीट सूबे भर का दारुल खिलाफा है। मैं बाहर सट के कराची में आता हूँ, कराची की बात करें। हाँ, कराची में सूबे का दारुल खिलाफा है। उस पर जो है जो एक SOP बनी हुई है सिक्योरिटी की। अभी मैं मिसाल दूँ, आप चले जाइए KPO के बाहर, जो कराची पुलिस का सरबराह उनके दफ्तर के बाहर, आप 2 मिनट वहाँ खड़ी होकर देखिए, सीटियाँ बच जाएगी, भाई यहाँ से हटो, यहाँ से हट जाओ, वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त है। आप चले जाएँ रेंजर्स हेडक्वार्टर जो अपना आइए चंद्री रोड पे, वहाँ पर 1 मिनट भी बंदा को किसी की बाइक ख़राब हो जाए, अचानक कुछ इंसान को गलती हो जाए, तो मतलब बंदा वहाँ रुक जाए या कुछ कोई भी खराबी हो जाए, तो आप वहाँ सीटियाँ बजना शुरू हो जाएगी, यहाँ से हट जाओ। आप चले जाएँ IG ऑफिस में, उनके बाहर, वहाँ पर 2 मिनट रोड के ऊपर खड़ी हो जाएं तो आपको वहाँ सीटियाँ बजना शुरू हो जाएगी, यहाँ से हट जाओ, भाई हमारी गाड़ी ख़राब होगी, मैं तकलीफ में रोड क्रॉस कर रही हूँ, कुछ क्या मामला एक्सपायर्ड है, लेकिन वहाँ पर सीटियाँ बच जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है गवर्नर हाउस और CM और सिक्योरिटी सख्त है, लेकिन जो सूबे को चलाने वाला दारुल खिलाफा, जहाँ पर पैसे होते हैं, बजट बनता है, सूबे का निज़ाम चलता है, वहाँ पर सिक्योरिटी के निज़ाम ना होने के बराबर है। सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी के एहलकार वहाँ पर ड्यूटी पर मामूर हैं, जो SOP बनी होती है, वहाँ पर जो है 200 से ज़ायद एहलकार मुकर्रर करने थे, लेकिन वहाँ पर 100 से कुछ ऊपर जो एहलकार है वो मौजूद है। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट जो मकसूद मेमन साहब उनकी जानब से वहाँ पर तैनात किया गया। मज़े की बात यह है 8 घंटे ड्यूटी का टाइम है, लेकिन उन बेचारों से जो है 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, ना ओवर टाइम है, कुछ भी नहीं है, 12 घंटे। अच्छा, उनकी वीकली आप भी नहीं है, हफ्ते की इतवार की वीकली आप भी नहीं है। वहाँ पर कुछ खवातीन भी शामिल हैं, कुछ मर्द भी शामिल हैं। यहाँ तक कि भी गेट पर आपको इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर नज़र आएंगे। उनका शिकवा ये है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी जो SOP बनी हुई है सन सेक्रेटरी की, उस SOP के तहत वहाँ पर जो एहलकार तैनात होने चाहिए, वहाँ पर तैनात नहीं है। मेन गेट, एंट्रेंस गेट है, कमाल अतातुर्क जो सड़क है उसको सुप्रीम कोर्ट ने खोल तो दिया, लेकिन वो खोलने के बाद में ये आम पार्किंग बन चुकी है आम शहरों के लिए। वहाँ पर मैंने देखा है कि पड़ोस की जो इलाकों की जो लोग जो गाड़ियाँ पार्क करते हैं, और मज़े की बात है वहाँ पर सिक्योरिटी की वजह से सड़क आम डबल सड़क है, वहाँ इलाके की खवातीन जो शाम के वक्त वाक करती है सन सेक्रेटरी में, मतलब तफरी का मौका बन चुका है। लेकिन बात हमारे जिस तरह कई ऐसे इदारे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम ना होने के बराबर है, उस तरह हुकूमत को चाहिए। ये दहशतगर्दी के अलर्ट हैं या दहशतगर्द थिंक टैंक की रिपोर्ट्स हैं, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम सिक्योरिटी लैब्स है, वहाँ पर सिक्योरिटी का निज़ाम ठीक करना होगा। मैं एक मिसाल दी, निशान देखिए, सिंध सेक्रेटरी जो सूबे का दारुल खिलाफा, वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, बाकी क्या होगा सूरत हाल। तो इस अमल को रोकने के लिए, इस अमल को बेहतर करने के लिए हमारी वक्त हुकूमत है या हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको चाहिए कि उस पर काम करें, उस पर तवज्जो दें, ताकि हम जो आए दिन दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, ख्वारिज शम्स इस्लाम को कत्ल कर दिया, ये हो गया, वो मारा गया, हम का बातें सुन के, मामला सुन के, इस तरह के अलर्ट थिंक टैंक्स के रिपोर्ट सुन के हम तो क्या कहते हैं दिमाग बहरे हो चुके हैं। मेरी उम्र, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन मेरे बाद में क्या होगा, मेरी आगे वाली नस्लें क्या सोचेगी, लेकिन कब तक हम सोचते रहेंगे दहशतगर्दी क्या। हम दीगर ममालिक से जंग लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे जो इंटरनल मामला है उनको ठीक करने के लिए हम किसी किस्म के इक़दाम नहीं करते हैं। उस तरफ हम इक़दाम करने चाहिए, उस तरफ हमें सोचना चाहिए, उस पर हम जो गौर विचार जो करना चाहिए, ताकि इस तरह के मामला ना हो। इस तरह के मामला किस तरह ठीक होंगे, इस तरह थिंक टैंक रिपोर्ट दे दी, लेकिन थिंक टैंक रिपोर्ट के साथ साथ उसमें तजावीज़ शामिल होनी चाहिए थी कि इस तरह के मामला को हम किस तरह रोक सकते हैं, किस तरह बेहतर कर सकते हैं। उस तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है, ना इसी थिंक टैंक रिपोर्ट में किसी किस्म को निशानदेही है। सही, बिल्कुल ऐसी है। जो इस तरह के इदारे रिपोर्ट से जारी करते हैं, अलर्ट जारी करते हैं, मुमकिन ख़तरा बता रहे होते हैं। हाँ। और हमारे मुल्क पर ज़्यादा ख़तरात लायक हैं, क्योंकि आप देखेंगे बलूचिस्तान का जो चैप्टर है हमारा बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। हाँ। और उसकी बहाली के लिए, उसकी वहाँ पर अमन-ओ-अमान की सूरत को बेहतर बनाने के लिए, या हमारे फाटा के जो इलाके डिस्टर्ब हैं उसकी अमन-ओ-अमान की सूरत के लिए हमारे जवानों ने शहादतें दी हैं, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, आम शहरी भी शहीद होते हैं। तो इस रिपोर्ट्स में मुमकिन हल तो नहीं पेश किया गया, इस रिपोर्ट्स में यही इन बातों का जिक्र किया गया कि जो मुल्क की खातिर जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए और जो मारे गए वो एंटी स्टेट एलिमेंट थे, उनको मार दिया गया।
वो हमलों में मारे गए या किसी और तरीके से मारे गए, इस रिपोर्ट्स में ये बताएगा। दूसरा, जहाँ तक अलर्ट की बात है तो हमें अंदरूनी तौर पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़, जो मुल्क की तरक्की, उसकी स्टेबिलिटी नहीं देखना चाहते। कुछ सियासी जमातें भी ऐसी हैं, माजी की हुकूमत में भी इस तरह रहा है। 9 मई का वाक़या आपके सामने है, किस तरह से इदारों पर हमले हुए। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें मरबूत ठोस बुनियादों पर हिकमत अमली मुरतब करनी होगी, और मुरतब करने के लिए फिर वो जो दूरस्थ जो प्लानिंग है हमारी, जो लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं, उनको तरतीब देना होगा। और उसकी आपने एक मिसाल देख ली कि जो 9 मई के वाक़े में मुलविस लोग थे, उनको रियासत और जो भी कानून के तहत जो सज़ाएँ हैं वो दी जा रही हैं। और इस तरह के लोगों को बेनकाब होना चाहिए, जो मुल्क की रियासत की रीत को चैलेंज करते हैं। रियासत की रीत को किसी तौर पर भी चैलेंज नहीं होना चाहिए। और हमारे जो इदारे हैं, गवर्नर हाउस हो गया, दीगर जो इदारे हैं, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो मज़ीद सख्त की निगरानी की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे गवर्नर हैं, वज़ीर आला हैं, और इस तरह की जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी, या फिर हुकूमती एहलकार हैं, वो कभी कभार इस तरह के जनाज़ों में जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ था कवाल वाला, उनके जनाजे में वज़ीर आला भी थे, गवर्नर सिंध भी थे, दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी थे। तो ऐसे जो जहाँ जम्मे गफ़ीर जमा होता है, जहाँ पर अफराद की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है, वहाँ पर सिक्योरिटी के मरबूत निज़ाम होने चाहिए। और दूसरा फिर मैं जिक्र करूँगा सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट की। जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट है उसकी जितनी जल्दी तकमील हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट से हम उन अनासर की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उन गाड़ियों की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं जो क्रिमिनल्स लोग हैं, और जो हमारा निज़ाम है उसको मज़ीद जो है वो इन्हांस की ज़रूरत है। नफरी की कमी भी है हमारे पास, नफरी को बढ़ाने की भी ज़रूरत है, और उसके लिए हुकूमत को रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, ताकि जो हमारी पुलिस है, एहलकार हैं, खा वो रेंजर्स के एहलकार हैं, पुलिस के एहलकार हैं, उनकी नफरी को बढ़ाना चाहिए और उनके इख्तियारात में भी बतदरीज इजाफा होना चाहिए। सही। चले जी, बहुत शुक्रिया महराज भाई, बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो जनाब, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, जैसे कि आप के कपड़ों पे सुबह चाय गिर जाए तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, शो तो करना है ना, क्योंकि आप तो हमारी फैमिली जैसे हैं और आपको पता ही है कि जिस तरीके से हम आपका इंतज़ार करते हैं वैसे ही आप हमारा भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जनाब, अब इस सेगमेंट में आपको कहते हैं खुशामदीद, और साथ साथ जो है ये जो मेरी चाय है जिसकी वजह से मैंने कपड़े चेंज किए, ये भी मैं साथ साथ जो है वो पीते रहूँगी। और इसके अलावा मौसम की भी जिस तरह से हमने आपके साथ में बात की है ना, तो जब मौसम अच्छा हो तो बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छी हो जाती हैं। अच्छा जी, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ बच्चों के हवाले से। एज़ वी ऑल नो कि स्कूल जो हैं वो अब खुल गए हैं, और कुछ स्कूल्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर 4 अगस्त से खुल जाएंगे। तो स्कूल खुलने के बाद जब हम कहते हैं ना कि जी बैक टू स्कूल, नॉर्मल लाइफ दोबारा से शुरू हो जाएगी, तो इस नॉर्मल लाइफ में वालिदैन का क्या किरदार होता है, टीचर्स का क्या किरदार होता है, टीचर्स के पास क्या प्लान्स होते हैं कि जब 2 महीने की छुट्टियों के बाद, गर्मियों की तातीलात के बाद बच्चे वापस आएंगे तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, उनके कैसे ग्रूमिंग सेशन होने चाहिए, उनके साथ किस तरह से इंटैक्ट रहना है। और ये जो टॉपर्स होते हैं, ये जो क्लास में टॉप करते हैं बच्चे, ये कौन से बच्चे होते हैं जो टॉप करते हैं, ये अपनी स्किल्स को कैसे मैनेज करते हैं, ये अपना फ्री टाइम कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी बातें करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं जी शबिस्ता बख्तियार, जो कि CEO लर्निंग लैब, ग्लोबल NLP मास्टर प्रैक्टिशनर और हिप्नोसिस कोच और पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं जबीन नवीद, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, शबिस्ता आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताएं कि बच्चों की ग्रूमिंग, ऑब्वियसली तरबियत माँ बाप का फ़र्ज़ तो है, लेकिन जब स्कूल खुल रहे होते हैं या नया सेशन का आगाज़ हो रहा होता है, इनफैक्ट कॉलेज ऑल्सो, तो कितना प्रेशर होता है टीचर्स के ऊपर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है उन टीचर्स की कि वो बच्चों को किस तरीके से लेकर चलें, उनके सब्जेक्ट वाइज, उनकी ग्रूमिंग के लिहाज से, उनकी पर्सनैलिटी के लिहाज से एक टीचर के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, टीचर जो है वो प्राइमरी केयर गिवर्स में से आती है बच्चों, और ये डेफिनेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऐसी लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना बच्चे के लिए सही, जो वेलकमिंग हो, जिसमें वो सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करे, और वो ये जानता हो कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो जो कुछ भी ये इन्वायरमेंट है, टीचर है और बच्चे हैं, आई एम सेफ ओवर हियर, मैं यहाँ पे जिस मकसद के लिए आ रहा हूँ वो मैं कर सकूँगा, मुझे
बुली नहीं किया जाएगा, मेरे ऊपर कोई टैग नहीं लगाया जाएगा। ऑब्वियसली बच्चे ये बात समझते नहीं है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनको ये फियर होता है। दे कैन नॉट नेम इट बट दीज फियर्स आर देयर स्पेसिफिकली गोइंग इनटू अ न्यू क्लास। और जब एक बिल्कुल नई पर्सनालिटी उनके सामने आती है एज देयर टीचर, बिल्कुल तो ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक टीचर्स इस मामले में हमारे बाकायदा उनको ट्रेनिंग इस तरह की देनी चाहिए कि उनको पता हो कि जब बच्चे आ रहे हैं तो व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज़ नीडेड। सही। अच्छा जी, आप बताएं जबीन कि क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए टीचर्स की। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि उनका काम होता है क्लास तक महदूद। क्लास में वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ने वाला है, कौन से बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम घर तक नहीं पहुंचाते या पेरेंट्स के साथ उनके उतना कम्युनिकेशन नहीं होता। पेरेंट्स और टीचर्स मिल के खुद बच्चों के लिए कितना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो हम बात करते हैं ना कि जी टॉपर्स, क्लास में बेस्ट स्टूडेंट और ये सबसे अच्छे इसके जो है वो ग्रेड्स आते हैं, मार्क्स आते हैं, ज़रा ये बताएं ये कौन से स्टूडेंट होते हैं? क्या कोई उनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है वो करना बंद कर देते हैं? पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हर वक्त पढ़ाते रहते हैं, टीचर्स ज़्यादा अलग से फोकस करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ये शिकायत करते हैं कि नहीं अच्छा टीचर उनको ज़्यादा जल्दी से समझा देते हैं। अवेलेबल होना जब स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई क्यूरी हो, कितना ज़रूरी है? पहला आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं कि देखिए जब एक ब्रेक होता है, जैसे कि 2 मंथ्स का ब्रेक था, अभी समर ब्रेक था ना, इसके बाद ये भी एक चैलेंज होता है कि बच्चों को इन्वायरमेंट में सेट करना। तो उसके अंदर टीचर आपका या टीचर्स के साथ पेरेंट्स का भी कनेक्शन होना और जो स्टूडेंट काउंसलर स्कूल्स में मौजूद होते हैं उन सबका जो है वो इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दें। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें घर में कि भाई बच्चे ने अब न्यू क्लास में जाना है या न्यू सेशन ज्वाइन करना है, तो तकरीबन 2 वीक्स या 1 वीक जैसे उनको पॉसिबिलिटी हो उनकी, तो वो बच्चों की बुक पैक्स, बच्चों की स्टेशनरी, बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ें इस तरह से डेवलप करना शुरू कर दें, उनके यूनिफॉर्म्स की तैयारी शुरू करें, उनको भी मतलब इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करें। इसके साथ साथ स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर्स के भी 2 वीक्स बिफोर, यानी या तो 1 मंथ या फिर 2 वीक्स बिफोर ट्रेनिंग स्टार्ट कर लें और उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए उनसे भी डिफरेंट फिजिकल गेम्स करवाएं, जो कि हमारे इंडोर गेम्स भी होते हैं कुछ, जिससे टीचर्स की ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए, टीचर की ट्रेनिंग से स्टार्ट हो जाए कि उसने कैसे वेलकम करना है बच्चों को। इसके साथ साथ टीचर को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट डे जब उसने वेलकम करना है तो किस तरह बच्चे को वेलकम करना है। आपने आते ही स्टार्टअप ऐसा नहीं लेना कि आपने बिल्कुल ही एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि बिल्कुल ही जो आपको लग रहा है कि बहुत ही टफ एनवायरनमेंट है और स्ट्रिक्टली आपने स्टडीज़ करनी है, बल्कि एक बच्चे के साथ आपने जो है ना अपना एक अच्छा रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो वो एक तो ये बात हो गई कि हम अच्छा रिलेशन बनाएं, कुछ गेम्स कराएं क्लासरूम में। आप बहुत छोटे छोटे से गेम्स होते हैं जो क्लासरूम के थ्रू करा सकते हैं। आप जो है ना वो म्यूजिकल चेयर करा लें, आप जो है बच्चे को आप स्पेलिंग भी, इस तरह के कुछ छोटे छोटे गेम्स जो होते हैं उसमें आपको बच्चों की नेचर बहुत अच्छी तरह पता चल जाती है कि बच्चे कौन से ग्रुप में स्टडीज़ कर सकते हैं, कौन से बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देनी ज़रूरी है, बच्चे का IQ लेवल टीचर जज कर सकती है बहुत ईजीली, और वो 2-3 दिन में बच्चे को स्टडीज़ के साथ साथ ये जजमेंट भी कर ले जो क्लास टीचर है। अच्छा, क्लास टीचर का तो जो आपने बताया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, शबिस्ता कितना ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व हों और बच्चे को आप ये बताएं कि मार्क्स या ग्रेड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, टॉप करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या है, फोकस करना। ज़रूरी क्या है कि आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करना। अच्छा, जो क्लास में जो एजुकेशन होती है ना, उसके अलावा भी इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि आप स्टडी करने की प्रैक्टिस करें, ये बहुत सारे बच्चों के अंदर लैक करता है कि वो पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ करें, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होते, वो स्टडी करने के लिए बैठ नहीं सकते लंबा। मतलब जब हम छोटे थे तो मेरे टीचर्स वगैरह मुझे ये बताते थे कि आपने जब स्टडी करने की प्रैक्टिस करनी है ना, शौक़ अपनी जगह है, लेकिन उस शौक़ को एग्जीक्यूट करने के लिए आपने शुरू में आधा घंटा बैठ के रीडिंग करनी है, फिर आपने 1 घंटा बैठ के रीडिंग करनी है, देन फिर आप जब आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाते तो वो आपके टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, 7 घंटे 8 घंटे 6-6 घंटे बैठ के आप पढ़ रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता। तो ये जो लर्निंग की हैबिट है और ये जो बैठ के स्टडी करने की पूरी एक जो एक्सरसाइज है, ये कितना ज़रूरी है टीचर को बताना कि ये पहले आप आदत डालें पढ़ने की। शौक़ अलग बात है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना अलग बात है।
देखिए हर बच्चा सिमिलर नहीं होता। देयर आर मोर देन 11 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस सिंस नाउ। हमने 11 तक पढ़ी हुई, अब मजीद आती जा रही है। हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। सही। ये बात माँ बाप को भी समझनी है और टीचर्स को भी समझनी है, क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि जी A+ नहीं आया या इतने A* नहीं आए, तुम्हारे ये नहीं हुआ, हमारा बच्चा नालायक है, या टीचर और स्कूल इस टाइप का प्रेशर डाल रहा है। सही। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हर बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो मैथ में ही अच्छा होगा या साइंस में ही अच्छा होगा। हो सकता है कोई आर्ट्स में बहुत अच्छा हो, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा हो, कोई डांस में बहुत अच्छा हो। सही। सो एक तो हमें अपना दिमाग खोलने की इसमें ज़रूरत है, और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर शायद ना बन सके, लेकिन हाँ वो कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाएगा। ये सीखना, ये ट्रेनिंग माँ बाप, अगेन आई फोकस ऑन ट्रेनिंग, आई एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग, बिकॉज हमारे पास ये नॉलेज नहीं है, ना माँ बाप के पास है और ना ही अनफॉर्चुनेटली टीचर्स के पास। माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि जब वो माँ बाप बनने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को समझें। अब किताबें हैं, इंटरनेट है, आपके हाथ में फ़ोन है, ChatGPT है जो राइट इट डाउन और वो आपको जवाब देगा। सिमिलर इज द केस विद द टीचर्स। ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और टीचर की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये कोशिश करे कि मैं आगे से आगे बढ़ूँ, मैं और ट्रेनिंग्स लूँ, मैं स्पेशलाइज करूँ अपनी जो भी उसकी एज ग्रुप है उसमें, कि इस एज से इस एज तक का बच्चा किस तरह बिहेव करेगा, उसका माइंड कैसे डेवलप होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या चीज़ है, ये मेजॉरिटी के पास नहीं होती। मेजॉरिटी के पास नहीं होती, बिल्कुल ठीक है शबिस्ता ने, क्योंकि कितने भी बड़े आप स्कूल में भेज दें, कितने भी बड़ी कॉलेज में भेज दें, या खुद आप बहुत कुछ करें, लेकिन जब तक आपके पास फोकस करने के लिए प्लान नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, और कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई की तरफ आए, उसको आदत हो, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप देखिए कि अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट जो हैं वो आपको बड़ा मेस क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। इसकी क्या वजूहत है ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब अभी ब्रेक के लिंक में हम लोग यही बात कर रहे थे कि कहीं पर स्टूडेंट का लैक होता है, कहीं पर होता है कि जी उसकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो टीचर्स का इशू ये है कि वो भी कहीं विलिंग नज़र नहीं आते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जी स्कूल के बाद इनकी ट्यूशन होगी, फिर घर में भी पढ़ लेंगे, और सबसे बड़ा जो किरदार है ना सोशल मीडिया का, कि जो स्क्रीन टाइम है वो इतना है, ठीक है, अगर हम नहीं समझाएंगे तो क्या हुआ, ये इडियम्स या ये जो फ्रेज़ है ये तो कहीं से भी सीख लेगा, ये तो खुद गूगल करे, मतलब टीचर इटसेल्फ जो है वो कह रहे होते हैं स्टूडेंट्स को कि आप गूगल कर लें। वो ठीक है, वो गूगल कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, लेकिन अगर जो बात टीचर के थ्रू पता लगती है ना, वो लाइफ टाइम याद रहती है। मतलब हमें हमारे टीचर्स ने जो पढ़ाया है वो आज तक याद है, वो डांट के जो पढ़ाया है, वो जो थप्पड़ खा के हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो याद है। लेकिन अगर उन्होंने भी ये कह दिया होता कि ठीक है जी आप ऐसा करें कि डिक्शनरी से देख लें या आप जो है वो गूगल कर लें, तो फिर शायद उतना मेमोरी स्ट्रांग ना होती। तो टीचर्स बहुत सारे विलिंग नहीं होते, उसकी क्या रीज़न होती है आपको क्या? वी हैव टू टेक टीचिंग नाउ एज अ सीरियस प्रोफेशन। इट शुड नॉट बी टेकन कि जिस आई एम सॉरी बट किसी की शादी नहीं हो रही तो वो टीचर टीचिंग कर ले, या अगर किसी के पास कुछ और करने को नहीं है तो वो टीचिंग कर ले। ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, एंड बिकॉज आई हैव ऑल्सो बीन अ टीचर फॉर 12 years, आई टॉट, आई एम ECE ट्रेंड। ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि मैं तो, मेरी मंगनी हो गई है अभी 10-1.5 साल है तो मैं टीचिंग करने आ गई। शबिस्ता आपने ये बहुत ज़बरदस्त बात की है कि आप जो भी काम करते हैं ना, अगर वो काम आप पैशन के साथ नहीं कर रहे, और जिस तरह शबिस्ता ने कहा कि भाई अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो वो टाइम पास करने के लिए टीचर बन गया है, तो डेफिनेटली सोचें कि फिर उस स्कूल में पढ़ने वाले, उस कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या हाल होगा। तो ज़रा बहुत अच्छी बात आपने की कि आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी काम करें पैशन से करें। एग्जैक्टली, आप देखिए, टेक इट एज अ प्रोफेशन ना, एंड टीचिंग इज नॉट एनी मोर अ 6-hour जॉब और अ 5-hour जॉब, इट्स अ 24-hour जॉब। और आप अगर आप ये कह चले ठीक है आपने कह दिया सही फॉर रिसर्च पर्पस, बच्चे को कह दिया कि आप गूगल कर लें या ChatGPT से देख लें, कुछ करें, व्हाट इफ द चाइल्ड इज़ नॉट एन विजुअल लर्नर, क्या पता अगर वो ऑडिटरी लर्नर है तो वो कैसे समझेगा, वो नहीं समझेगा। राइट, बिल्कुल सही कह रही हैं, वो नहीं समझेगा। यू हैव टू केटर टू, अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कौन कैसे पढ़ रहा है, कौन कैसे पढ़ रहा है। अच्छा, जो टीचर होते हैं ना वो भी बिल्कुल, वो जिस तरह से कहा गया ना कि हमारे एक तरह के रूहानी वालिदैन होते हैं, ये वाकई आप यकीन करें, क्योंकि हर टीचर को जो है ना वो हर स्टूडेंट की क्वालिटी पता होती है। चलिए अब वालिदैन के किरदार पर बात करते हैं। चलिए ये तो हो गई उन टीचर्स के बारे में बात जो कि विलिंग नहीं होते या पैशन नहीं होता उनका इतना, और उनका काम यही होता है कि बस मैं क्लास तक हूँ और उसके बाद जाने या फिर आगे जो है वो उनकी मज़ीद लर्निंग्स और एजुकेशन जाने। अब बात करते हैं कि जहाँ पर टीचर्स भी विलिंग हो, जहाँ पर वालिदैन भी विलिंग हो और बच्चा जो है वो भी चाहता हो कि मैं पढ़ूँ, वहाँ ये तीनों कम्बिनेशन बना के किस तरह से उस बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं,
उसको माशरे में एक अच्छा शहरी बना सकते हैं, कितना अहम किरदार होता है। क्योंकि कहीं देखें, कहीं टीचर्स बड़े विलिंग होते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जो है वो वालिदैन आए, तो आप देखें कि पेरेंट्स नहीं आ रहे होते। कहीं पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि टीचर बार बार मीटिंग कॉल करें, लेकिन टीचर्स मीटिंग कॉल नहीं कर रहे होते। कहीं बच्चा चाह रहा होता है कि मैं अपने रिजर्वेशन या तो वालिदैन को बता दूं या टीचर्स को बता दूं कि भाई अगर हमें बड़े स्कूल में करा दिया है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें मज़ीद जो है वो काउंसलिंग की या असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी। ये जो 3 कम्बिनेशन है पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट का, ये किस तरह होना चाहिए? देखिए, इसमें ना सबसे पहले तो जैसे टीचर्स के हवाले से बात हुई तो उनकी तो ट्रेनिंग्स होना ज़रूरी है, और पेरेंट्स के हवाले से भी हमने जैसे बात की तो बेसिकली होना ये चाहिए कि जो पीटीएम के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि समटाइम्स जो होते हैं वो पेरेंट्स इतने विलिंग होते हैं कि उनका बस नहीं चल रहा होता कि रेगुलर वो टीचर को इंगेज करें या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इंगेज करें। ये भी कुछ पेरेंट्स होते हैं, और कुछ पेरेंट्स जो होते हैं उनको बिल्कुल अपने बच्चों की भी बिल्कुल इतने निगलेक्ट उनके बच्चे होते हैं कि उनको उनकी नेचर नहीं पता। अच्छा, टीचर के अंदर ये नेचुरली बिल्ड हो जाती हैं चीज़ें। अच्छे टीचर्स हमेशा बच्चे की नेचर समझते हैं। एक माँ के पास 2 या 4 बच्चे भी होते हैं ना, तो वो उनमें भी मे बी समटाइम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही होती और उनको केटर नहीं कर पा रही होती, जबकि एक टीचर 25 से 30 बच्चों को एक वक्त में उनको समझती है, उसकी मतलब उसको स्पीड राइटिंग भी पता है, उसको उसकी रीडिंग स्पीड भी पता है, सब्जेक्ट इंटरेस्ट भी पता होता है। इसके लिए हमारे पास जैसे अभी 2 मंथ्स ब्रेक आता है, फिर हमारे पास विंटर ब्रेक आता है, इसके अंदर पेरेंट्स के सेशन होने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि भाई अब जो काउंसलर है, स्टूडेंट काउंसलर, वो स्टूडेंट काउंसलिंग तो कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स को भी तो पता होना चाहिए ना कि उनका बिहेव स्कूल की भी इंतजामिया के साथ कैसा होना चाहिए, मतलब बच्चे के साथ तो कैसा होना चाहिए, लेकिन आपके भी कुछ एथिक्स होने चाहिए। देखिए, अगर आप में भी एथिक्स नहीं होंगे तो आप कैसे मतलब इसको फॉलो अप रखेंगे अपने बच्चे को। अच्छा, अब होता ये है कि हमारे यहाँ ना माओं को सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है इस वक्त। माओं का होता ये है कि उनकी एक अपनी नेचर होती है हर खातून की, स्पेशली जो घरेलू ख़वातीन होती हैं वो बड़ी जो है ना वो इस तरह की नेचर की होती है समटाइम्स कि वो बच्चों की सही इस तरह से तरबियत नहीं कर रही होती कि वो बच्चा एडजस्ट हो जाए हर जगह, एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट होना ज़रूरी है ना ग्रुप में। ये जो आपने एडजस्टमेंट की बात की ना, बच्चों के लिए ये कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को स्कूल पसंद नहीं होता, कुछ बच्चों को एनवायरनमेंट पसंद नहीं होता और वो उससे इरिटेट होते रहते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है इंडल्ज होना बच्चों का, स्टूडेंट्स का, स्कूल को पसंद करना, स्कूल में दिलचस्पी लेना। मतलब अगर कोई एक बच्चा यानी कोई एक स्टूडेंट अपनी स्कूल की दीवार को पेंट कर रहा है और खुशी से कर रहा है कि मैं ये इसको पेंट करता हूँ, इसका मतलब ये कि उसको स्कूल से लगाव है, इसका मतलब ये कि वो अपने टीचर्स को पसंद करता है। बट समहाउ आप देखें कि बच्चे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं बस ठीक है हम जा रहे हैं स्कूल, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे स्कूल का बड़ा नाम है और हमारा एडमिशन हो गया है, मगर हमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। कि कितना ज़रूरी है बाय हार्ट, बाय चॉइस अपना स्कूल एक्सेप्ट करना और फिर वहाँ पर पढ़ना। आई थिंक मेरे ख्याल में फिर वो आपकी परफॉर्मेंस का लेवल अलग हो जाता है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। अपने स्कूल को पसंद करें, अपने टीचर्स को पसंद करें और वो विलिंग हो स्कूल जाने के लिए। इसके लिए भी पेरेंट्स और टीचर्स या स्कूल इंतजामिया का इनको बच्चे की एक तो नेचर समझने की ज़रूरत है उसके लिए, ठीक है। फिर उसको एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना हमारा काम है। अगर पेरेंट्स बच्चे को किसी स्कूल में एडमिट करवा देते तो पहले तो वो उसकी माइंड मेकिंग इसी हवाले से करें ना कि भाई ये आपका स्कूल है, आपने यहाँ करना है। दूसरा, स्कूल का भी ये जो है वो इसकी जिम्मेदारी है कि वो स्कूल की जो भी स्टडीज़ हैं उसको इतना इंटरेक्टिव रखे, इतना उसकी एक्टिविटीज़ कलरफुल हों, हाँ, और उसके ऊपर सिर्फ उसको स्टडीज़ के थ्रू ना पढ़ाए, प्रैक्टिकली पढ़ाए, उसको एक्सपोजर दे। हाँ, जब वो नहीं होंगी ये चीज़ें तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसके बावजूद भी समटाइम्स बच्चों के अंदर बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं, लेकिन होते हैं हर क्लास में 1-2 स्टूडेंट ऐसे जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, ये चीज़ें उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, वो बिल्कुल बेजार होते हैं। उसकी वजह ये होती है बच्चे मोस्टली या तो हाइपर एक्टिव होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी चीज़ों से जो होता है ना वो बोर हो जाते हैं। उनको एक चीज़ अभी कंप्लीट भी नहीं कर पाते, स्टार्टअप लेने का तो बहुत शौक होता है, देन फिर गिव अप करके उनको कोई नेक्स्ट लेवल की चीज़ चाहिए। जो मैं शुरू में बात कर रही थी ना कि कंसिस्टेंसी रखना कितना ज़रूरी है। आपको असेस कराना पड़ेगा ना बच्चे को, आपको बच्चे को फिर असेस कराना पड़ेगा। अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं ले रहा, देन हो सकता है उसको कि लर्निंग डिफिकल्टी हो। यू कैन नॉट जस्ट से कि वो ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा या इसको पढ़ने का शौक नहीं है। फिर देखिए, अब अगेन बात वहीं आ जाती है, ये एक सिस्टम है। इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। सही, तो इट्स अ सिस्टम, यू द पेरेंट, टीचर और फिर उसके बाद स्कूल उसके बीच में बच्चा है। ये तीनों जब तक इंटरैक्ट नहीं करेंगे, टीचर कम्युनिकेट करे स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन पेरेंट्स से कम्युनिकेट करे,
पेरेंट जाके इसको एक्सेप्ट करे और जाके बच्चे को असेस करा ले, कोई हर्ज नहीं है इसमें। सही, आप जाके देखें, हो सकता है आपके बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो स्ट्रगल कर रहा हो, और बच्चा जब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो वो याद रखें फिर वो नेगेटिव अटेंशन की तरफ जाएगा, नेगेटिव अटेंशन की तरफ, बिल्कुल। फिर वो ये होता है कि वो कोई थर्ड पार्टनर ढूंढते कि भाई पेरेंट भी हमारी बात नहीं सुन रहे, टीचर भी हमारी बात नहीं सुन रहे, जिस सराउंडिंग में मैं हूँ वो बच्चे या वो स्टूडेंट्स मुझसे कई गुना आगे हैं, तो वो फिर कोई थर्ड एक्टिविटी या कोई थर्ड इस तरह से ढूंढते हैं चीज जो नेगेटिव एग्रेसिव हो जाता है बच्चा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में समटाइम्स चला जाता है, या वो जो उसकी और उसके हो सकता है कि उसके पास और अच्छी एबिलिटीज हो, कुछ और करना चाहता हो। अच्छा, ऐसे बच्चों की एक तो असेसमेंट जैसे इन्होंने कराया जरूरी है, स्कूल्स में मोस्टली ये अवेलेबल होती हैं, तो वो जो है आपको कोई भी साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट या कोई काउंसलर आपको जज करके बताते हैं। इवन टीचर्स ट्रेन होती हैं इंक्लूसिव के हवाले से, जिन बच्चों को ज़रूरत होती है। तो अब जिनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो उसमें वो भी जजमेंट होने के बाद उनके लिए स्पेशल फिर जो होता है ना वो पेपर बनाया जाता है। उनके असेसमेंट डिफरेंट होते हैं, उनको पढ़ाने के तरीके डिफरेंट होते हैं, उनके टाइम भी डिफरेंट होते हैं, फिर ड्यूरेशन उनको डिफरेंट दिया जाता है, उन बच्चों से डिफरेंट होता है, और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उन बच्चों से ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। फिर वो इतनी इंट्रैक्टिव होती हैं कि उस बच्चे को एंगेज कर सकें, उसका लर्निंग प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन फिर वो बच्चा बाय द टाइम बहुत नॉर्मलाइज हो जाता है। सही, लेकिन उसको वर्क देने की जरूरत है। अब एक बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, सही है, टीचर कैसे उसको पढ़ाई की तरफ लेके आ सकते हैं? मेरा सवाल है वो क्यों पढ़ना नहीं चाहता। हाँ, why, this why is very important। सही, ये तो फिर टीचर कैलकुलेट करेगा ना कि देखिए अगेन ये सिर्फ टीचर का काम नहीं है ना, वो अभी मैंने कहा कि एक सिस्टम है, बच्चा नहीं पढ़ रहा फॉर एनी XYZ रीजन, बट देयर इज अ रीजन। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो देख रहा है कि उसके, देखिए बच्चे कई दफ़ा पेयर प्रेशर में भी स्कूल जा रहे होते हैं। जब पेयर प्रेशर है, वो देख रहा है कि मेरे ख़ानदान के, मेरे सारे फ्रेंड्स, मोहल्ले के बच्चे सब एक जगह जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं वो कोप नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं अप टू द पार जो जा पा रहा हूँ, मैं वो शायद पास नहीं हो पा रहा हूँ, या वट एवर, कहीं पे नहीं कर पा रहा हूँ। वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी फॉर इंस्टेंस अगर आप कहते हैं जी आपको बुखार चढ़ा हुआ है, तो आप पूछेंगे ना, डॉक्टर कहता है कि भाई क्या गले में दर्द हो रहा है, नज़ला हो रहा है, कुछ सर में दर्द है, वो वजह ढूंढने की कोशिश करेगा ना। वो बुखार के लिए तो नहीं, अगर आपको पैनाडोल लेके भेजेगा तो वो तो सही डॉक्टर करेंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है इनको। तो ये तो कहना कि जी मुझे बुखार है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, दैट इज़ नॉट द आंसर। आपको वो वजह ढूंढनी पड़ेगी कि बच्चा क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस हम कह लेते हैं कि जी बच्चा वैसे ही उसको पढ़ाई का शौक नहीं है, तो फिर किस चीज़ का शौक है उसको, सही, आप उस तरीके से उसको पढ़ा लें। हाँ, मतलब जो उसका जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है वहाँ से लेके आए वर्कशीट्स का कॉन्सेप्ट, पोम्स का कॉन्सेप्ट, ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये इसीलिए हुए ना कि स्टोरी टेलिंग है, हाँ, ठीक है, बच्चा अगर ऐसे नहीं पढ़ रहा तो ऐसे पढ़ ले, ऐसे नहीं पढ़ रहा तो ऐसे पढ़ ले। मकसद यही है कि उसको वो आइडियाज इंस्टिल कराने हैं उसके दिमाग में, ताकि वो आगे जा सके, बिल्कुल। अच्छा, ये जो स्टोरी टेलिंग है या फिर ये जो दीगर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व करके आप पढ़ाई की तरफ ही ला रहे होते हैं ना, एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाई का ये है कि आपको पता हो कि आपने क्या पढ़ा है और प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसी के लिए आप ये क्रिएटिविटीज़ जो है वो डेवलप करते हैं, फिर एक्टिविटीज़ कराते हैं। बहुत सारे बच्चे एक्टिविटी करते करते पढ़ने लग जाते हैं, तो ये कौन सी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बच्चों को सजेस्ट करनी चाहिए ताकि वो पढ़ाई की तरफ उसके थ्रू आ जाए? इसके लिए जो करिकुलम हम लोग डिज़ाइन करते हैं, उस करिकुलम के साथ ही जो है ना एक प्रैक्टिकल या कॉन्सेप्शनल स्टडी होनी चाहिए। सही। जैसे हम साइंस का अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू, या आप नेचर के साथ आप उसको जो है अटैच कर सकते हैं। बॉटनी पढ़ा रहे हैं तो वो आप नेचर के साथ उसको अटैच कर दें, बच्चों को एक्सपोजर दें किसी पार्क में, किसी ग्राउंड में। इसी तरह से अगर आप कोई लिटरेचर पढ़ा रहे हैं तो उसको आप ड्रामाटाइज कर सकते हैं। लिटरेचर में आपने कोई ड्रामा पढ़ा है, आपने कोई किंग लियर स्टोरी पढ़ी है, आप उसमें बच्चों को बस इसके बाद उसके आप हम इसी तरह करते हैं कि भाई हमने 5 मार्क्स या 10 मार्क्स बच्चों की वो करिकुलर एक्टिविटी के उसके अंदर ऐड कर दिए पेपर के अंदर, तो वो बच्चे उसको ड्रामाटाइज करें, उसके डायलॉग्स मेकिंग करें, उसको बच्चे गेटअप करें। तो इस तरह से उर्दू में भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये देखें कि अगर हम एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं या SST का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे सिमिलर कोई भी चीज़ जो है वो एक्टिविटी बच्चों को सजेस्ट की जा सकती है, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो वर्कआउट करेगी। बच्चों के लिए बहुत शुक्रिया शबिस्ता, बहुत शुक्रिया जमीन, आप लोग हमारे शो
ऊपर आए। अच्छा जनाब, बच्चों की एक्टिविटीज़ के हवाले से इनफैक्ट अगर हम भी अपने ऊपर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें कि हम जो काम भी करते हैं उससे रिलेटेड अगर हम कोई एक्टिविटी करें तो डेफिनेटली बड़ा अच्छा लगता है और हम उस काम की तरफ मुतवज्जो ज़रूर होते हैं। तो जनाब शो में या वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे खूबसूरती की बातें, और क्या ज़रूरी है कि बोटॉक्स करवाया जाए, ज़रूरी है कि एस्थेटिक्स के पास जाया जाए और इतने सारे पैसे खर्च किए जाएँ। तो ये जो होम रेमेडीज़ हैं ये कितनी कमाल की हैं और कम बजट में कितनी खूबसूरती आप हासिल कर सकते हैं, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि ये जो खूबसूरती है ये डेफिनेटली इंसान के अंदर होती है, लेकिन स्किन का ख्याल रखना जो है ना ये ख़वातीन के हाथ में होता है। अच्छा, स्किन का ख्याल रखने के लिए बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें ओवरडू कर लेती हैं। मतलब आपने मेकअप किया हुआ है और बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ है, लेकिन क्या है कि आप पार्लर जाएंगे या ख़ुद मेकअप करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती। आपको बोटॉक्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अदर्स कि आपने देखा दूसरों को कि नहीं यार मेरे होठ पतले हैं, आपके होठ पतले नहीं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, आप लिपस्टिक अच्छे से करके लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं लोग या करते हैं जो उनका बजट भी एक्सीड हो जाता है और दूसरा वो उनके चेहरे के लिहाज से भी नहीं होता। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर साइमा मौजूद हैं, डॉक्टर बिल्कीस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो डॉक्टर बिल्कीस की आज बर्थडे, तो हमारी जानिब से बहुत सारी आपको बर्थडे के लिए विशेज़, हैप्पी बर्थडे टू यू, 1000 मोर टू कम। और इसी तरीके से जो अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और आप हमें ज़बरदस्ती रेमेडीज़ बताती रहें और लोगों को खूबसूरत बनाती रहें। अच्छा जी साइमा, आपसे स्टार्ट करते हैं। साइमा, थोड़ा सा आपका इलाज जो है, जो आपका ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा जाता है एक्सपेंसिव, लेकिन साइमा ने बड़ी अच्छी बात की है। अभी साइमा और मैं बात कर रहे थे तो साइमा ने कहा कि भाई अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखें तो आपके जो मेकअप, इतना सारा जो ब्रांडेड मेकअप आप ख़रीदते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें लेते हैं, शिमर भी चाहिए, फिर वो जॉ लाइन करेक्ट करने के लिए जो है वो आपने कंटोर भी चाहिए, पता नहीं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आजकल आ गई हैं, उससे आप बच जाएंगे और आपका कम खर्च में जो है मेकअप अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सब आपने बड़ा अच्छा, आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है और इस पर हम काफ़ी कुछ बता सकते हैं। हम सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम ये आइडियलाइज़ करना छोड़ दें कि हम फलां स्टार की तरह दिखें और फलां हमारे फीचर्स एग्जैक्टली किसी फेमस बंदे से मिलें, तो अगर हम ये ओवर एक्सपेक्टेशंस करना मतलब छोड़ दें और अपनी स्किन का ख्याल रखें और अपने ही फीचर्स पे काम करें और उसी को बेहतर बनाने की स्किन की कोशिश करें तो फिर ये मसला ही ना पैदा होगा। बिल्कुल हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप शुरू से ही अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, एक अच्छा सनब्लॉक, एक अच्छा फेस वॉश, एक अच्छी नाइट क्रीम के इस्तेमाल से, तो डेफिनेटली आपको हमारे बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली एक हाइड्रोफेशियल से भी अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं। सही, जो कि आपकी स्किन पे डेड स्किन को उतारेगा, आपकी स्किन को फ्रेश रखेगा और ग्लो लेके आएगा। ऑब्वियसली जब आपकी स्किन ग्लो करेगी, फ्रेश रहेगी, तो आपको अननेसेसरी मेकअप भी नहीं लगाना पड़ेगा और अपने प्रॉब्लम्स को छुपाना नहीं पड़ेगा जो स्किन पे पैदा हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ क्लीनिंग एंड लैक ऑफ केयर ऑफ स्किन। सही। अच्छा डॉक्टर बिल्कीस, ये बताइए कि अगर हम अपनी स्किन को ही इतना अच्छा कर लें तो ये जो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेकअप, डबल खर्चा, ये सारी चीज़ें होती हैं, इससे बहुत बचा जा सकता है और आप नेचुरली भी जो है वो ग्लो कर सकते हैं। सिर्फ एक ब्लैश ऑन, मैंने इनफैक्ट अपने व्यूवर्स के साथ में एक बड़ी ज़बरदस्त टिप शेयर की थी कि अगर आपके पास कुछ नहीं है ना तो आप एक लिपस्टिक से भी अपना पूरा मेकअप कर सकते हैं। तो स्किन, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्किन अच्छी हो कि जिसके ऊपर आप नॉर्मल मेकअप भी करें तो वो चल जाएगा। स्किन कैसे बेहतर करें? एक तो जीन्स में मैं चित्राल की हूँ, तो मुझे जेनेटिकली अच्छी स्किन मिली। मेरे मतलब 4 फादर्स की तरफ से अरब माइग्रेटेड थे, तो मेरी स्किन जेनेटिकली अच्छी है। ठीक है, उस पे भी कुछ लोग कहते हैं कि मैंने सर्जरियाँ कराई हैं। अच्छा, पतले हो तो कहते हैं कि इंजेक्शन लगाया है, मोटे हो तो कहते ख्याल नहीं रख रहे, पता नहीं क्या वो है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट, देखिए आप कुछ भी कर लो जी, अगर आप इंटरनल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं, आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं जी। आप सन ब्लॉक लगा लो, आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ले लो, डॉक्टर साहब इत्तेफाक करेंगी कि इनके पास ट्रीटमेंट के बाद जो ट्रीटमेंट 6 महीने स्टे करता है वो 3 महीने भी नहीं करेगा। अच्छा। अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है। सबसे पहले आप अच्छे नज़र आएंगे अपनी खुराक की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी रहे, तो बेस्टेस्ट टिप जो है ना, टिप ऑफ द डे, वो है आपने बोन ब्राथ यानी कि यखनी रोज पीनी है। ओके, यखनी रोज पिए। देखिए जूइश जो होते हैं वो उनके आपको रिंकल फ्री स्किन मिलती है। क्यों? उनके यहाँ पे यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सही। बोन ब्राथ जो है वो आपका कोलेजन है।
और आपके स्किन को कोलेजन चाहिए होता है ना, राइट, तो आपने यखनी रोजाना पीनी है। अब मुझसे पूछते हैं कि किसकी यखनी? जी बिल्कुल, अभी मैं वही पूछने वाली थी तो कि ये ना रेड मीट की यखनी ज़्यादा अच्छी होती है, हड्डियों वाली। अच्छा, रेड मीट की ज़्यादा उसमें कोलेजन प्रोड्यूस होता है बनिस्बत के मुर्गी की। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखें, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। चलें जी, यखनी आपने रेड मीट की पीनी है और उससे जो है वो आपका कोलेजन डेवलप होगा। कोलेजन डेवलप होगा तो स्किन जो है वो रिंकल फ्री होगी। ये रिंकल फ्री बात जो हो रही है, ये बहुत सारे लोगों का मसला है साइमा, कि उनकी बहुत अर्ली एज में ही जो है वो आइज़ के नीचे रिंकल्स बन जाते हैं। और उसकी वजह एज नहीं होती, उसकी वजह ये होता है कि वो या तो अपनी आइज़ के नीचे कुछ भी ऐसा मॉइस्चराइज़र या कुछ भी ऐसी क्रीमी चीज़ नहीं लगाते जिससे प्रॉब्लम होती है, या फिर वो सोते नहीं है, या स्टूडेंट होते हैं, या जो भी का टाइप ऑफ वर्क ऐसा होता है, हाँ स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है। ये कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने तकरीबन सारी कॉजेज़ बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है आपकी स्किन का टेक्सचर क्या है, इज़ इट ड्राई और इज़ इट ऑयली। अगर ड्राई स्किन है तो उसमें फाइन लाइन एंड रिंकल जल्दी आएंगे। ऑब्वियसली अगर अंडर आई में भी आपकी स्किन ड्राई रह रही है तो डेफिनेटली उसके ऊपर रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे, फाइन लाइन्स आना शुरू हो जाएंगी। सेकेंड, बहुत एक कॉमन फैक्टर ये है कि अगर आपकी आई साइट वीक है, ऑब्वियसली जिन लोगों की आई साइट वीक होती है उनके ये वाले मसल ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ यूँ करके देखते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की है साइमा ने कि आदतन भी बहुत सारे लोग जो है ना, क्या होता है कि फोरहेड भी ऐसे करके देख रहे होते हैं और आईज भी ऐसे करके देख रहे होते हैं, और वो जनरली उनको पता नहीं होता, वो रिंकल बन जाते हैं वहाँ पे। अंडर आई में देखिए, इनिशियली अंडर आई हो गया, ये क्राउ फीट्स हो गए, जो साइड्स पे रिंकल्स आते हैं, वो आते इसी वजह से हैं क्योंकि वो एक्सप्रेशन मसल्स हैं हमारे यहाँ पे जो आंखों के इर्द गिर्द मौजूद है, और हम इसका एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी वजह से रिंकल आना शुरू हो जाते हैं। इनिशियली ये डायनामिक रिंकल होते हैं, यानी जब आप एक्सप्रेशन देते हैं तो वो आते हैं, और जब एक्सप्रेशन नहीं देते तो नहीं आते। लेकिन क्योंकि रिपीटेड आप एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये परमानेंट हो जाते हैं, जिनको हम स्टैटिक रिंकल्स कहते हैं। स्टैटिक रिंकल्स कहते हैं, सही। अगर तो ये डायनामिक रिंकल्स हैं तो इनको ट्रीट करना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि हम इन मसल की एक्टिविटी को रोक सकते हैं विद बूटॉक्स और समथिंग। बट अगर ये स्टैटिक हो गए, यानी आप एक्सप्रेशन नहीं भी दे रहे हो और ये यहाँ पे गड्ढों की तरह या लाइंस गहरी गहरी यहाँ मौजूद हैं, तो उसको फिर डायरेक्टली बूटॉक्स से ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें फिलर या ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो हम जिस टॉपिक पे हैं, हम अगर उस पर बात करें तो हम अगर इनिशियली शुरू से ही अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपनी अंडर अराउंड द आई स्किन को मॉइस्चराइज रखें। सही। स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों को नींद नहीं आती रात में, अंधेरे में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से फाइन लाइंस एंड रिंकल्स में बहुत इजाफा हो जाता है, स्किन डैमेज होने लगती है। और एक आजकल ट्रेंड्स जो टिकटॉक पे देख के या सोशल मीडिया पे देख के हम चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं विदाउट सीइंग के हमारी स्किन टाइप क्या है, इसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। चलिए जी, क्योंकि सारी बात ये है कि आप महंगा मेकअप भी जब खरीदते हैं जब आपकी अपनी स्किन उस तरह की हो कि आप उसको अप्लाई कर सकें। बहुत महंगा मेकअप आप लेते हैं लेकिन उसके बाद वो आपकी स्किन के साथ मैच नहीं करता, क्योंकि वो मेकअप जो बने होते हैं वो बाहर के लिहाज से होते हैं, उनकी जो ह्यूमिडिटी होती है वो उस लिहाज से होती है, वो उस स्किन टाइप से होते हैं जो कि बहुत क्लीन होती है। तो स्किन को क्लीन करना और होम रेमेडीज़ के साथ और स्किन की हेल्थ को बेहतर रखना कितना ज़रूरी है। और इसके अलावा आँखों के नीचे जो ये गड्ढे बन जाते हैं या फिर कुछ ऐसी आइज़ होती हैं जो बड़ी पॉपअप सी लग रही होती हैं, इसका क्या इलाज है, इस बारे में बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब, बात हो रही है कि स्किन को कैसे बेहतर करें, और स्किन को बेहतर करने के लिए ना लोग जितने टोटके, जितने रेमेडीज़ यूज़ करते हैं अपने तौर पे, घर में भी उसको इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे फाइन लाइंस की, आंखों के नीचे, और फिर ये जो डार्क सर्कल्स हैं या जो वन टोन स्किन नहीं होती, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप मेकअप कर रहे होते हैं तो आपको मेकअप करने के टाइम पे आप ये सोचते कि ओ काश मेरी ये डार्क सर्कल ना होते, या मेरी स्किन जो है वो वन टोन की होती तो मैं सिर्फ हल्का सा ब्लश करके ब्लश ऑन लगा लेती, इतना मुझे प्रॉब्लम ना होती कि मैं 1 लेयर लगाऊं या 2 लेयर लगाऊं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं। मेडिकली मैं इसको क्लीन अप कैसे किया जाए? मेडिकली अगर आपका आयरन ज़्यादा होगा तो भी आपके डार्क सर्कल्स होंगे, आयरन कम होगा तो भी डार्क सर्कल्स होंगे, नज़ला ज़ुकाम खांसी रहता होगा तो भी नज़ला रहता होगा तो भी आपके डार्क सर्कल्स होंगे। स्क्रीन टाइम तो डॉक्टर साहिबा ने बता दिया। उसके अलावा जैसे मैंने बताया आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की ज़्यादती, कॉन्स्टिपेटेड होंगे तो आपके डार्क सर्कल्स होंगे, और जेनेटिक होंगे, जीन्स में भी। सही। अब ये एरिया ड्राई होता है, ड्राई जोन है, अगर आप इस पे कोई भी जैसे ऑयल लगाएं, जो मॉइस्चराइज करें, वैसलीन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है।
जैसे आलू का पानी, ये वगैरह सारी चीज़ें बाज़ औक़ात ब्लीचिंग एजेंट होता है, बाज़ औक़ात क्या करता है कि आपकी स्किन ड्राई होती है, आपको पता नहीं होता है, सर में खुश्की होती है, खुश्की गिर गिर के ये और ड्राई जोन हो जाता है, पलकों पे खुश्की आ रही होती है, तो ये एक मेडिकल कंडीशन है। अच्छा। उस पर अगर आप आलू का पानी लगा लेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। तो सबसे पहले अपने आप को आपने पता होना चाहिए कि आपके साथ है क्या। अगर आप अपने आप को जानते हैं तो आपको पता है कि सरसों का तेल भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है। सही, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन सरसों का तेल क्या करता है कि थोड़ा सा टैन करता है, टैनिंग की तरफ ले जाता है। अच्छा। लेकिन बहुत बड़े बड़े एक्ट्रेसेस हैं जो उनको अल्लाह ताला ने रंग ही वो दिया है और वो सिर्फ सरसों का तेल लगाते हैं। क्या वो दुनिया के सबसे बड़े बड़े मॉइस्चराइजर्स लेके खरीद सकते हैं, लाखों की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बहुत सारे बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाते हैं, सरसों का तेल लगाते हैं और आलमंड ऑयल लगाते हैं, सीबकथॉर्न ऑयल लगाते हैं। कहने का मतलब है कि आप लगाएंगे तो 20%, खाएंगे तो 80%, खाना तो 100% होगा। और दूसरी बात है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कोई भी ऐसी अद्वियात आप लेते हो उससे भी आपकी स्किन ड्राई होती है। और आपके जज्बात आपके स्किन को और आपकी लीवर, ये सारी लीवर कंडीशंस, ये सब चीज़ें ना आपकी स्किन की अक्कासी करती है। हम लोग स्किन को देख के ही जो है ना अंदाज़ा लगाते हैं बीमारी कौन सी है। अच्छा, बिल्कुल सही। जहाँ पे अगर पिगमेंटेशन है उसके हिसाब से बताते हैं कि जैसे यहाँ पे पिगमेंटेशन है तो किस लिए, जैसे दाने यहाँ निकल रहे हैं तो क्यों निकल रहे हैं, इधर निकल रहे हैं तो क्यों निकल रहे हैं। सबके रीजंस होते हैं। स्किन आपको कह रहा होता है कि भाई ये मसला है। तो ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन है आपका ना, सबसे बड़ा आपकी जो खाल है, ये भी आपको बहुत कुछ बता रही होती है, तो इसकी भी सुनना चाहिए। और ये आपको कोई भी चीज़ आप लगाते हो तो ये सबसे पहले रिएक्ट करती है, लाल हो जाती है, तो ये घंटी बजती है अल्लाह की तरफ से, आपकी स्किन बोलती है बस कर दो, मुझे नहीं ज़रूरत है। सही, बिल्कुल। फिर भी आप वो लगाते रहेंगे क्योंकि आपकी दोस्त उसको लगाने से बहुत गोरी हो गई है, तो आप भी उसको लगाते रहेंगे जबकि आपकी स्किन कह रही है बस कर दो, बस कर दो। नहीं आप उसकी सुनेंगे, आप उस वक्त आपको रुक जाना चाहिए। उस वक्त आपको कोई मॉइस्चराइज और ऐसे ना लाइक जो नुकसान ना पहुँचे, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीजों पे चले जाना चाहिए। आप नहीं जाओगे तो आपको नुकसान होगा, चाहे डार्क सर्कल्स हो चाहे स्किन हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको जो है अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। अच्छा, वन टोन जो है कैसे हासिल की जाए, जरा ये अच्छा देखिए, मेरा जो आज तक की बेस्टेस्ट रेमेडी है ना, जो मैंने अपनी 22 साल प्रैक्टिस में देखी है, जिससे लोगों को कम नुकसान हुआ है, वो है दही। अच्छा। प्री एंड प्रोबायोटिक आपके स्किन के गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। आप दही, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वो है ना, जैसे ड्राई स्किन है, तो दही की बलाई के साथ थोड़ी सी दही ले लें, उसको अपने हाथ पे मैश करें, क्रीम बनाएं और रात को लगाएं, अच्छी तरीके से 5 मिनट मसाज करें और सो जाएं। दही की क्रीम दही इससे अच्छी। और सुबह उठ के फिर आपने सुबह उठ के आपने वॉश करना है। आप यकीन करें जब आप वॉश करेंगे तो एक निखार और एक इसमें बबल्स वाइट कलर के आ रहे होंगे, उसको आपने टैप करना है। आपने साबुन यूज़ नहीं करना है, वो आपकी स्किन के एसेंशियल्स है, उसको आप टैपिंग करके दोबारा स्किन पे लॉक करें। ग्रेट। अच्छा। देखिए, मैं सीबम की बात नहीं कर रही, सीबम तो बीमारी है, जैसे पीला निकलता है, वो वाला नहीं। सही। जैसे आप की स्किन पे कोई ऐसी डिजीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको टैप करें और वो जो उसका ऑयल आ रहा है ना आपका नेचुरल, उसको आप अपनी स्किन पे दोबारा टैप करके कर दें। और जैसे वॉश वगैरह आपको करना है तो आफ्टर 2 आवर्स करें। हमारे यहाँ ये हो गया है ना, मैं आपको बताऊँ, स्किन रिजीम का मतलब है सुबह एक क्रीम लगाओ, दोपहर एक क्रीम लगाओ, रात एक क्रीम लगाओ। ये मतलब कि इतनी क्रीमें हैं आपके टेबल पे। सही। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी स्किन, जैसे देखिए कोविड में हम वो करते थे ना, हैंड वॉश करते थे और कोई चीज़ें लगाते थे, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को एक्जिमा होना शुरू हो गया। सही। स्किन ड्राई होनी शुरू हो गई। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। इसको ब्रीथ करने दो भाई, इसको भी सांस लेने दो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर आप वाटर इनटेक है ही नहीं, वाटर इनटेक बढ़ाएं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर बिल्किस ने बताया कि भाई अब क्या हो गया है कि स्किन ट्रीटमेंट के लिए ना बाकी
3 to 4 टाइम्स उन्होंने आपको प्रोडक्ट्स दी होती हैं कि ये सीरम आपने, ये डे सीरम है, ये नाइट क्रीम है, फिर आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, फिर आपने फेस वॉश करना है, फिर बाहर जाने से आधा घंटा पहले आपने जो है वो सन ब्लॉक लगाना है, फिर सन ब्लॉक के बाद आपने जो है ये वाला फाउंडेशन अप्लाई करना है। उस फाउंडेशन के बाद क्या हो गया है कि वो एक और स्ट्रेस बन गया है लोगों के लिए ना कि ये क्या है प्रॉब्लम। टोटकों की बुराइयां हाँ, होती थी कि टोटके कैसे करें, टोटके कैसे करें। हाँ बिल्कुल। तो अब वो ये है कि लोग इंस्टेंट ट्रीटमेंट की तरफ भागे कि ठीक है जी हम ये इंस्टेंट ट्रीटमेंट करते हैं, कौन इतने टोटके करेगा, वो नया प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। हाँ। एक नॉर्मल इंसान जिसकी स्किन जो है वो इतनी बुरी नहीं है, बस उसको वन टोन करना है, अपनी स्किन बेहतर करना है, वो दिन में क्या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट, आसान सी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ले फेस वॉश के बाद कि भाई पूरा दिन उसकी स्किन जो है वो ही और शी फील्स हेल्दी। बिल्कुल देखें, ऑब्वियसली दिन में 8-10 क्रीम्स लगाना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, एंड समटाइम हम इतनी कंसिस्टेंसी के साथ ये ट्रीटमेंट्स कर भी नहीं पा रहे होते। इसी वजह से जो आमतौर पे अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा क्रीमों पे फोकस नहीं करवाते। दीज क्रीम बेसिक पैटर्न पे हम इनको लेके चलते हैं। हाँ, अगर कोई बीमारी है चेहरे पे तो डेफिनेटली हमें उस कुछ सर्टेन पीरियड के लिए 1-2 एक्स्ट्रा क्रीम्स ऐड कर सकते हैं, बट वो उसके बाद कट ऑफ हो जाती हैं और बेसिक ट्रीटमेंट मैटर करती है, जिसमें आप फेस वॉश जब करेंगे जब आप कहीं बाहर से होके आएंगे, आपको लगेगा कि हाँ डर्ट, पॉल्यूशन या डेब्रिस आपके चेहरे पे जमा हो गया, देन ओनली यू नीड। अब आप सो के उठे हैं बेड पे से और रात में आप फेस वॉश करके सोते और आप दोबारा से फेस वॉश करने लग जाएं तो नो नीड, रात में तो कुछ नहीं। ये तो मजीद आपको लेथार्जिक कर देता है, मजीद आप थक रहे होते हैं कि 2 घंटे बाद ये वाला सीरम है, फिर 1 घंटे बाद ये वाला सीरम है, लोग इससे भी स्ट्रेस में आ रहे हैं। और सुबह में तो आपकी स्किन के ऊपर एसेंशियल ऑयल निकला, जैसे एसेंशियल ऑयल, हाँ सही जिक्र कर रही थी। एसेंशियल ऑयल जो है वो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, लेट इट बी ऑन योर फेस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आप सिंपल टैप वाटर से वॉश कर लें ताकि आपकी एक्सेसिव ऑयल ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ ऑयल आपके मॉइस्चराइजेशन आपके चेहरे पे रहे जो रात में सोते हुए आपकी स्किन के ऊपर प्रोड्यूस हुआ है, रात में सोते हुए। अच्छा, ये जो एसेंशियल ऑयल की बात की है ना, ये बहुत सारे लोग डॉक्टर बिल्की से इसके बारे में बात करते हैं। एक तो वही बताया कि मेरी अपनी जो टीचर थी वो ये कहती थी कि भाई मुँह धोने के बाद जब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया उसके बाद जो मुझे यहाँ पर स्वेटिंग होती है या यहाँ पर स्वेटिंग होती है ना, जिस तरह से आप बता रही थी कि आई यूज्ड टू टैब इट, तो ये क्या, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि अगर आपका फेस बिल्कुल साफ है, आपका एसेंशियल ऑयल आया है ना, आप उसको टैप करके दोबारा अपनी स्किन पे लॉक कर देना, तो आप अपनी स्किन को दोबारा दे दें। देखिए, एक होता है एसेंशियल ऑयल, एक होता है कि सीबम ऑयल स्मेली प्रोड्यूस कर रहा है, पीलाहट है उसमें, वो बीमारी की तरफ है, उसकी बात नहीं कर रहे। सही, बिल्कुल। हाँ, फेस वॉश करने के बाद जो क्लीन, देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, आप फेस वॉश करने के बाद रोज वाटर का स्प्रे करें। अगर आपकी स्किन पे कुछ ठहर नहीं रहा है ना, स्प्रे फौरन ही जो है ना एकदम से बबल्स बल्कि स्लिप हो रहा है, इसका मतलब है आपकी स्किन को अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, स्लिप हो रहा है ना, रुक नहीं रहा है। सही, उसी से पता चलता है कि जब आप कोई भी फेशियल वगैरह कराएं तो उसके बाद आप एक स्प्रे करें तो पता चले कि आपको बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, और अगर वो स्टे करता है वहाँ पर तो वो फिर तो उसका मतलब है कि वो अभी आपको ट्रीटमेंट की नीड्स है। सही, ठीक है। और देखिए, ये बेसिक ट्रीटमेंट्स या अगर आप बचपन से ही अपने बच्चों को भी स्किन रिजीम सिखा दें, छोटी छोटी टिप्स दे दें उनके स्किन के अकॉर्डिंग, तो फिर उनको एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स पे लेट जाएंगे। एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कराना कोई बुरी चीज़ नहीं है भाई, आपके पास पैसा है, आप अच्छे नजर आना चाहते हैं, आपका हक है कि आप हर ट्रीटमेंट कराएं, बिल्कुल, ठीक है ना। आप हर ट्रीटमेंट कराएं जो आपको सूट करता है। उसमें आपका डर्माटोलॉजिस्ट आपके साथ कितना सिंसियर है, वो लेस इज मोर रखता है, वो हर ट्रीटमेंट करके पैसे बनाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सही, बिल्कुल, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अगर आप हर्बल में आते हैं तो हर्बल में अगर किसी की स्किन पूरी यहाँ तक लटकी हुई होती है तो मैं उसको फौरन सही नहीं कर सकती। ऑब्वियसली वो तो फौरन से ठीक हो भी नहीं कर सकती। बात यही है कि आप जब भी अपनी स्किन की टाइप के लिहाज से अपनी स्किन की बेहतरी के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें आप अपने बजट का भी ध्यान रखते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि आपकी स्किन को कौन से प्रोसीजर की नीड है। क्या होम रेमेडी से ही आपकी स्किन अच्छी हो जाती है तो फिर आपको एस्थेटिक्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं होती। बहुत शुक्रिया साइमा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्की साहब हमारे शो पर आए। अच्छा जी, शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखना मत भूलें। कीप वॉचिंग सीरियल 10।